आज हम जानने वाले हैं वाटरमेलन के बारे में। हमारे यहाँ इसको तरबूज बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, हमारे मराठी में कलिंगड़ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हनुमाना भी बोला जाता है। आपके लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वाटरमेलन को कैसे ग्रो किया जाता है? ये 60-65 दिन की फसल है गर्मियों में, थोड़ा ठंडी में इसको 70-75 दिन लगते हैं। इसको लगाना कैसे है, कौन सी वैरायटी लगाना है, इसको खाद कितना देना है, पानी कितना देना है, कौन सा खाद कौन से दिन देना है, इसमें कौन से डिसीज़ पेस्ट ज़्यादा परेशान करते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस जो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। अभी मेरे हाथ में ये 1 किलो का फल है, यहाँ पे 2 किलो का भी है, 2.5 किलो का भी है। अभी हम इसको कट करते हैं, देखते हैं ये अभी बना है कि नहीं। अभी तो इसका हार्वेस्टिंग के लिए टाइम है साधारण, और 10-12 दिन अभी इसको टाइम है, लेकिन हम काट के देखते हैं अभी क्या स्थिति है। ये देखिए, हल्का सा हमने कट किया था इसको, लेकिन अभी जो है यहाँ से जो है साइड के जो ये मोटाई होती है ना, ये ऐसी रहती है इसका छिलका। ये कलर सीड का मेलोडी है, और ये मैं अगर इसको खा के देखता हूँ, इसको कट करके, तो ये देखिए यहाँ पे इसका टेस्ट कैसा देखता हूँ। मीठा हो गया है, कलर आना बाकी है अभी। वाटरमेलन में 2 चीज़ें चलती हैं, एक है आइस बॉक्स और दूसरा है जो बड़ा वाला कटिंग के लिए। आइस बॉक्स यानी कि क्या है कि पिछले कई सालों पहले जो है हम बड़ा वाला आप देखते होंगे कि वाटरमेलन जिसपे पट्टे 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 होते हैं, लेकिन वो 6 किलो 7 किलो 8 किलो 10 किलो के होते हैं। वो हर घर में ले जाके फ्रिज में डालना मुश्किल हो जाता है, तो फ्रिज के अंदर जो आइस बॉक्स होता है उसमें 2 किलो 2.5 किलो का वाटरमेलन बैठ जाता है। इसके वजह से जो है आइस बॉक्स वैरायटी ज़्यादा चल रही है, यानी कि छोटे सेगमेंट में 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो के रेंज में। उससे ज़्यादा जो वैरायटीज़ बड़ी होती है 5 किलो 8 किलो की, वो कटिंग के लिए जाता है। कटिंग के लिए कहाँ, रोड साइड में ठेले होते हैं, या बहुत सारे दुकान होते हैं, या सलाड में होता है, या होटल्स में सजावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे कटिंग करके छोटे 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 टुकड़े, तो उसको कटिंग के लिए बोलते हैं। तो आपका टारगेट क्या है वो आपको पहले फाइनल करना चाहिए कि मुझे कटिंग के लिए बेचना है या आइस बॉक्स, यानी कि हर घर में लोग लेके जाए उसको। घर में लोग लेके जाएंगे तो 2-2.5-3 किलो का ही छोटा सा लेके जाएंगे, जो एक टाइम पे काट के छोटे 4-5 लोगों के फैमिली में वो पर्याप्त हो जाएगा। ये नहीं कि 8 किलो 10 किलो वाला लेके जाएंगे, क्योंकि काट के फिर वो रखा रह जाएगा। आपको ये नहीं देखना है कि मैं सीधा पहले उगाता हूँ फिर मार्केट जाता हूँ, तो अगर आप बाद में मार्केट ढूंढने जाएंगे तो आपका लॉस हो सकता है। मेरे यहाँ पे जो है 2.5 किलो 3 किलो के सेगमेंट में बहुत चलती है, मुंबई में बिकता है, लोग उसको खरीदते हैं, घर में रखते हैं, गर्मियों के सीज़न में बहुत खाते हैं इसको। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है, खपत तेज़ी से रहती है। अगस्त सितंबर अक्टूबर के दरमियान भी जो महाराष्ट्र में या साउथ में बरसात के टाइम में थोड़ा सा गर्मी का टाइम उस टाइम पे रहता है, तो उस टाइम पे भी खपत होती है। नॉर्थ में भी जून जुलाई तक इसकी खपत होती है। तो इसका मार्केट पहले आपको देखना है कि आपके यहाँ पे कब ज़्यादा बिकता है, कौन से व्यापारी इसको लेने के लिए हैं। आप डायरेक्ट इसको APMC में बेचने वाले हैं या कोई व्यापारी थ्रू वो आगे बिकने वाला है, पहले आपको व्यापारी देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर आप व्यापारी नहीं देखते हैं और डायरेक्ट ग्रो करते हैं और फिर बाद में पता चलेगा मैं इसको कहाँ पे बेचूं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि उस वाटरमेलन को गाड़ी में भरा, गाँव घूम के बेचा। वो भी बहुत सही तरीका है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वाटरमेलन निकाल के पूरा गाड़ी में आज 1 टन भर दो, हर गांव में जाइए, एक पीस 50 रुपये का देते हैं, तो आपको 2 किलो का भी पीस होगा तो 25 रुपये किलो हो जाएगा रेट। एक पीस 50-50 रुपये का गाँव में लोग खरीदते भी हैं, तो 1 टन बेचने जाएंगे तो लगभग 25,000 रुपये वहाँ पे एक दिन में आप बेच सकते हो गाँव में जाके। तो एक तरीका बहुत सा अभी लेटेस्ट में 2 सालों से जो है लोगों ने किया है। मैं यही बताऊंगा आपको, पहले आप मार्केट डन कीजिए, कहाँ बेचना है डन कीजिए, कौन सा सेगमेंट बेचना है ये डन कीजिएगा। मैं आपको आगे वैरायटीज़ बताने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मेलोडी है, अभी 10 दिन में हार्वेस्टिंग आने वाली है। 2-2.5 किलो की रेंज यहाँ पे देख सकते हैं कैसे। तो अभी ये फार्म खत्म होने को आ गया है, आखिरी के टाइम पे ऐसे ही होता है, बेल हल्का हल्का सूख जाता है, सूख जाने के बाद फल वो हार्वेस्टिंग को आता है। अब आपको ज़मीन कैसे चाहिए? ज़मीन ऐसी चाहिए जहाँ पे पानी ना रुके। यहाँ आपकी ब्लैक सॉइल भी चलेगी, रेड सॉइल भी चलेगी, नदी के किनारे की भी चलेगी, हर जगह की चलेगी। pH 6.5 से 7 चाहिए। पानी आपको इसमें पर्याप्त लगता है। अगर पानी आपके पास कम है गर्मी में अगर आप लगा रहे हो तो दिक्कत हो सकती है। ज़्यादातर प्लांटेशन इसका दिसंबर में जनवरी में किया जाता है, ताकि फरवरी मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग हो सके। फरवरी में आप लगा सकते हैं, अप्रैल में इसका हार्वेस्ट हो सकता है। देखिए गर्मी में 60-65 दिन में ये फसल हार्वेस्टिंग को आ जाती है, लेकिन ठंडी में जो है 70 दिन में लग सकते हैं। वैरायटी के अनुसार वो डिपेंड करता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कौन से टाइम पे मुझे हार्वेस्ट करना है, उसके पहले मुझे कितना दिन लगाना है, ये याद रखिएगा। अब इसमें वैरायटीज़ कौन कौन सी है वो भी हम समझते हैं। मैंने एक लिस्ट निकाली है, वो मैं लिस्ट आपको बताता हूँ। पहले तो है कलर सीड की कैंडी और मेलोडी। ये जैसे कि देख सकते हैं ये मेलोडी है, और कलर सीड की एक कैंडी भी है। न्यूनहम्स की मैक्स है, सिमोन्स की बाहू है, सागर सीड्स की सागर किंग है,
सिंजेंटा की सिम्बा है, सुपर है, उसके बाद क्वीन है, शुगर क्वीन है। शुगर क्वीन पहले चलती थी, अभी क्वीन नाम से वो आती है। वैसे भी मतलब दोनों अलग अलग है, शुगर क्वीन भी है, क्वीन भी है। 10 साल पहले जो है शुगर क्वीन मार्केट में बहुत चलती थी। उसके पहले किरण नाम की एक वैरायटी थी, वो भी काफ़ी चलती थी। लेकिन अभी मैं आपको टॉप की वैरायटी बता रहा हूँ। बायो सीड्स की नॉटी है, इंडस सीड्स की ब्लैक बॉक्स है, फिर ब्लैक सुप्रीमो है, इलाइट सीड की रसिका है। इतनी सारी वैरायटीज़ है दोस्तों, 12 वैरायटीज़ लगभग आसपास मैंने आपको बताई। तो ये 12 वैरायटीज़ में से आपके यहाँ पे कौन सी वैरायटी चलती है, आपके मार्केट में कैसा फल चाहिए, कम सीड वाला चाहिए या ज़्यादा सीड अंदर होते हैं, वैसे भी अलग अलग वैरायटीज़ होती है, वो आप चेक कीजिएगा। ये कम से कम सीड वाली वैरायटी है। सीड यानी कि इस फल के अंदर जो सीड होता है। अभी मार्केट में धीरे धीरे सीडलेस भी पेनिट्रेट होगा। उसके बाद मार्केट में अभी अंदर से जो है येलो भी आने वाला मिल रहा है, लेकिन वो अभी मार्केट नहीं है उसका रेडी। ये देखिए सीड कम होते हैं इसमें, पहले बहुत सीड आते थे लेकिन अभी कम आ रहे हैं, ये देखिए बहुत कम। अब इसको लगाना कैसे होता है, देखिए जब भी हम वाटरमेलन की खेती के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले लैंड प्रिपरेशन। ज़मीन को पहले प्लाव चला लेना है। अगर हमारे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है 0.70 के नीचे है तो 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रॉली गोबर का खाद डाल देना है, उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर रोटर चला देना है। रोटर चला देने के बाद हमें फिर बेड बनाना होता है। अब बेड जो है कैसे बनाना होता है, बेड जो है हमें 5 फीट के अंतर से हमें बेड बनाना है। इस बेड की चौड़ाई जो है 3 फीट रहनी चाहिए और बीच में नाली 2 फीट रहनी चाहिए। ये ड्रिप से लेके ये ड्रिप से, ये देखिए यहाँ पे 5 फीट का अंतर होना चाहिए। बेड बना देने के बाद इसके ऊपर ड्रिप बिछाना है। पहले ही ड्रिप बिछा लेना होता है 5-5 फीट के हिसाब से, उसी मार्किंग पे बेड बन जाता है। और इसमें बेसल डोज आप सॉइल टेस्ट कीजिएगा ज़रूर। सॉइल टेस्ट करने के बाद अगर आपकी ज़मीन में फास्फोरस की कमी है, पोटैश की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। बेसल डोज में आपको इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फसल में हमें खर्चा नहीं करना है। केवल 60 दिन की ये फसल है, 60 दिन में हमें पैसा बस डबल करना है। टारगेट हमारा ये रहना चाहिए, उतना ही। 60 दिन में हमें बहुत बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में नहीं हूँ। आपको हिसाब भी आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या आगे करना है। मैक्सिमम 10-26 की 2 बोरी दे सकते हैं, या डीएपी की 18-46 की 1 बोरी, या म्यूरेट ऑफ पोटैश या मोपी की 1 बोरी। इतना मैक्सिमम डालिएगा, वो भी चेक कीजिएगा। अगर ज़्यादा कुछ कमी है तो उसके हिसाब से आप डालिएगा। सॉइल टेस्ट अनिवार्य है, वाटर टेस्ट अनिवार्य है। आप कोई भी खेती करते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा, बिना इसके करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। जब आप बेड प्रिपरेशन करते हैं, गोबर का खाद आपने पहले ही डाल दिया है, वो मिक्स हो जाता है ज़मीन में। बेड प्रिपरेशन करने के बाद आपको मल्चिंग पेपर डालना है। ये 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर डालना है। ऊपर सिल्वर कलर रखना है, नीचे ब्लैक कलर रखना है। कोई भी सीजन में आप लगाते हैं वाटरमेलन को, तो ये याद रखिएगा। अब हमारा ये रेडी हो गया। रेडी होने के बाद हमें इस फार्म को पानी छोड़ देना है, गीला कर देना है यहाँ तक, नीचे तक गीला कर देने के बाद अब ड्रिप कौन सा बिछाना है, ड्रिप आपको आपके खेत के अनुसार बिछाना है। आपकी लंबाई 200 फीट है तो आप 16 mm का ड्रिप इस्तेमाल कीजिए। 200 फीट का ऊपर है 20 mm का इस्तेमाल कीजिए। 20 mm यानी कि नली की जो मोटाई होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये नली की मोटाई, ये 16 mm की है और ये 4 लीटर का डिस्चार्ज है यहाँ से। अगर ब्लैक सॉइल है तो 4 लीटर, रेड सॉइल है तो 2 लीटर का डिस्चार्ज चाहिए, यानी कि 1 घंटे में जो पानी गिरता है। तो पानी का रोल बहुत बड़ा है वाटरमेलन की खेती में। अगर पानी कम ज़्यादा होता है तो दिक्कत हो सकती है, तो हर कोने में डिस्चार्ज अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही उतार है, तो उतार है तो यहाँ पे जो है पीसी बटन डालना चाहिए, प्रेशर कंट्रोल, यानी कि नीचे भी उतना गिरेगा, ऊपर भी उतना ही गिरेगा। जब प्रेशर मेंटेन रहेगा तभी पानी गिरेगा। तो पानी छोड़ देने के बाद हमें क्या करना होता है कि पूरा भिगो देने के बाद प्लांटेशन करना होता है। अब 1 एकड़ में हमें प्लांट कितने लगाने हैं, तो 5/1 पे हमें लगाना है। 5/1 पे जब आप लगाते हैं तो मैं आपको हिसाब यहाँ पे बताता हूँ। 5 फीट बेड का डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट 1, 5 × 1, ये देखिए ऐसे 5 × 1 करना है तो 5 आएगा, ठीक है। 43,560 डिवाइडेड बाय 5, 8,712, यानी कि एक होल में लगाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक लगाया, 1 फीट पे यहाँ पे, 1 फीट पे यहाँ पे, सेंटर में होल लेना है मल्चिंग पेपर के, ड्रिप के बाजू में 4 से 5 इंच साइड में, और यहाँ पे सेंटर में होल लेते हुए जाना है। तो आपको लेने हैं 8,700 होल या 9,000 के आसपास आप ले सकते हैं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 1 एकड़ में वाटरमेलन के प्लांट 8,500 से 9,000 बैठाने हैं। 8,500 से 9,000 5/1 के हिसाब से। तो होल लेते समय मल्चिंग के पेपर के ऊपर 1 फीट के हिसाब से सिंगल लीजिएगा, जिगजैग भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल सीधा लीजिएगा। 5/1 पे 8,700 होल हो जाएंगे। कुछ लोग 6 फीट से बेड बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 5/1 पे लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो हमारे प्लांटेशन करने के पहले हमें 9,000 प्लांट्स जो है ऑर्डर करने पड़ते हैं नर्सरी में। आप सीड मत लगाइएगा, आप हमेशा जो है नर्सरी बना के लीजिएगा। नर्सरी हमें बना के लेना है, अच्छी वाली क्वालिटी की नर्सरी, ज़्यादा जड़े उसमें कॉइलिंग नहीं होनी चाहिए, फ्रेश नर्सरी होनी चाहिए, उसमें 4 पत्ती होनी चाहिए, 3 से 4, ज़्यादा भी डार्क रूट नहीं होने चाहिए, वाइट रूट नहीं तो वो रूट कॉइलिंग हो सकता है वहाँ पर। नर्सरी हमेशा अच्छी लेनी है। नर्सरी लेने के बाद हमें शाम के 3 बजे के बाद प्लांटेशन कर देना है। 8,700 प्लांट 1 एकड़ में। हमें प्लांटेशन करने के बाद तुरंत उसको ट्राइकोडर्मा और माइक्रोराइजा डाल देना। ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर 5 ml, माइक्रोराइजा प्रति लीटर 5 ml। पाउडर वाला होगा तो पाउडर के बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है कितने ग्राम से डालना है, उसके हिसाब से आप डालिएगा। प्लांटेशन आपका हो गया। प्लांटेशन करने से पहला एक स्प्रे आप उसको दे दीजिए। मान लीजिए नर्सरी से आने के बाद लीफ माइनर आया है उसमें,
लीफ माइनर क्या होता है कि पत्ती के ऊपर वो गोल 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 एक इल्ली होती है, अंदर घुसती है और पत्तियों को खाती है, जिसको लीफ माइनर बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे है। तो इमेमेक्टिन बेंजोएट पानी में लीजिए, 100 लीटर पानी में 30 ग्राम लगता है, 0.30 से। अगर आपने जब प्लांट लाते हैं 8700 प्लांट में कितना लगेगा, मैक्सिमम 10 लीटर पानी आपको स्प्रे में, उससे कम लग सकता है, लेकिन 10 लीटर बनाना चाहिए। उसमें 3 ग्राम इमेमेक्टिन बेंजोएट, उसमें नीम ऑयल डालिए और स्प्रे कर दीजिए। जो अगर नर्सरी से कुछ आया है तो नीम ऑयल से थ्रिप्स वगैरह एफिड एसिड्स मर जाएंगे और इमेमेक्टिन बेंजोएट से इल्ली मर जाएगा। प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन करने के बाद आपको 4 दिन कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ट्राइकोडर्मा भी डाल दिया। ट्राइकोडर्मा इसलिए कि जड़ के ऊपर कोई सड़न होगी तो वो खत्म हो जाएगी। तो हम जब प्लांटेशन कर देते हैं तो जब पौधा बड़ा होने लगता है, अगर आपके यहाँ पे ठंडी बहुत है तो आपको क्रॉप कवर डालना होता है। ऊपर से ऐसे एक तार होती है और उसके ऊपर से क्रॉप कवर डालना पड़ता है, क्योंकि ठंडी में जो है वाटरमेलन की जो बेल है, ये बेल वर्गीय फसल है, तो बेल वर्गीय फसल बढ़ती नहीं है। तो क्रॉप कवर डालिए। 20 से 25 दिन तक क्रॉप कवर रहना चाहिए, फिर क्रॉप कवर निकाल दीजिए। 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा हो सकता है, लेकिन वही क्रॉप कवर आप 3 साल तक चला सकते हैं। लेकिन ठंडी में अनइवन ग्रोथ नहीं रहेगी, एक जैसी ग्रोथ रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं अनइवन ग्रोथ है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ये देखिए कहीं पे फल जो है ये 3 किलो के आसपास गया है, कितना हेवी फल है। और कहीं ये ऐसे नीचे होता ही है जहाँ पे टिका होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे अभी मेलोडी है। ये जब हमने प्लांटेशन किया, क्रॉप कवर लगाया, क्रॉप कवर ठंडी है तो हटा दिया उसको। क्रॉप कवर लगा देने के बाद आपको 20-25 दिन तो स्प्रे करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर कुछ लगता है तो ऊपर से भी आप थ्रिप्स का कोई स्प्रे, बेसिक थ्रिप्स स्प्रे कर सकते हैं। जब आप प्लांटेशन करते हैं तो मैं आपको उसके बाद का आप क्या करना है वो यहाँ पे आपको बताता हूँ। प्लांटेशन करने के बाद आपको पहला ड्रेंचिंग मैंने बताया था ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा। ट्राइकोडर्मा 5 ml से और माइकोराइजा 5 ml से पहला ड्रेंचिंग, यानी कि उसको हर जड़ के पास 50-50 ml 100 ml डाल देना है। दूसरा जो है 1261 आपको लेना है, 1261 3 ग्राम प्रति लीटर वाटर, और आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 3 ग्राम प्रति लीटर वाटर, और ड्रेंचिंग कर देना है। आपके 8700 प्लांट्स है तो 200 से 300 लीटर आप ड्रेंचिंग कीजिएगा। 50-50 ml या 100 ml हिसाब से, उस हिसाब से पानी बनाइएगा। तीसरा ड्रेंचिंग आपको लेना है, हर ड्रेंचिंग के करने के बाद 3 दिन का गैप आपको लेना है। तीसरा ड्रेंचिंग आपको लेना है 13-40-13 3 ग्राम के हिसाब से। 13-40-13 का फुटाव बहुत होगा, मैं ये आपको एनपीके बता रहा हूँ। 13-40-13 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आप लीजिए और ड्रेंचिंग कर दीजिए। तो ये 3 ड्रेंचिंग हो गए। 3 ड्रेंचिंग में आपका लेबर का चार्जेस 3000 रुपये खर्चा होगा, और ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें मान लीजिए मैक्सिमम 2000 रुपये खर्चा होगा। 5000 में ड्रेंचिंग का खर्चा आपका हो जाएगा। 15 दिन के बाद आपको ड्रिप से फर्टिलाइजर स्टार्ट करना है। इस दरमियान आपको पानी भी देना होता है। पानी वाटरमेलन की खेती में शुरुआत में जो है ज़्यादा मत दीजिएगा, जितनी ज़रूरत है सेटिंग तक, फूल लगने तक थोड़ा पानी बढ़ाते जाइएगा। मान लीजिए शुरुआत में आप आधा घंटा दे रहे, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। सिंपल पानी ऐसे देना है कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। मॉइस्चर यानी कि नमी रहे, उसमें सूखा ना रहे, जड़ें एक्टिव हो रह सके। आप पेपर को उठा के भी ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर जड़ें आपके एक्टिव नहीं दिख रही, यहाँ पे देखिए एक्टिव नहीं है, तो ऐसे नहीं होने देना। ये देखिए जैसे पानी कम है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये देखिए कैसे जड़ें सड़ गई है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पानी हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, आपका बेड एकदम मुलायम रहना चाहिए। 15 दिन के बाद आपको देना है ड्रिप से फर्टिलाइजर स्टार्ट करना है। पहले ड्रेंचिंग मैंने बताया पिट वाला पंप से थोड़ा डाल देना है। 15 दिन के बाद आपको ड्रिप से फर्टिलाइजर स्टार्ट करना है। ड्रिप से यानी कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। पहले आपको देना है 19-19-19 5 किलो प्रति एकड़ 15वें दिन। फिर आपको 18वें दिन लेना है 13-40-13 5 किलो। फिर 22वें दिन आपको लेना है 5-40-28 आप ले सकते हैं 4 kg। उसके साथ आप ले सकते हैं महावीर का सोलोसी मैक्स या कोई भी ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं आधा किलो। कैल्शियम नाइट्रेट आपको 4 kg लेना है, 28वें दिन आपको लेना है, उसके साथ 13-0-45 लेना है। उसके बाद 30वें दिन आपको 13-40-13 4 किलो लेना है। 33वें दिन आपको 0-52-34 5 किलो, उसके साथ बोरॉन 100 ग्राम लेना है। उसके बाद 36वें दिन आपको 13-0-45 3 किलो लेना है। फिर 38वें दिन आपको 0-52-34 3 किलो। फिर 40वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट आपको 3 किलो लेना है। 42वें दिन आपको 13-0-45 3 किलो लेना है। फिर आपको 46वें दिन 0-52-34 लेना है 3 किलो। 48वें दिन 13-0-45 लेना है 3 किलो। 50वें दिन आपको पोटेशियम सोनाइट लेना है 6 किलो प्रति एकड़। फिर पोटेशियम सोनाइट फिर से एक बार 54वें दिन आपको 6 किलो लेना है। फिर 58वें दिन आपको 0-0-50 10 किलो लेना है। और फिर 62वें दिन 0-0-50 10 किलो लेना है। इस तरीके से 62 दिन तक आपका ये शेड्यूल रहना चाहिए। ये मैंने एक टेंटेटिव बनाया दोस्तों। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सॉइल के अनुसार, आपके पानी के अनुसार। मान लीजिए आपके सॉइल में पोटैश की मात्रा ज़्यादा है तो आपको पोटैश ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसको फुलाना होता है फल को, इसीलिए हमें पोटैश ज़्यादा देना पड़ता है। जड़ों के लिए फास्फोरस देना पड़ता है, शुरुआती टाइम पे हमें नाइट्रोजन देना पड़ता है। अभी जितना मैंने आपको खाद बताया दोस्तों, ये सारा खाद वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। ये कोई फर्टिलाइजर उर्वरक नहीं है जो हम 10-26-26 DAP वगैरह डालते हैं, ये नहीं है। ये अलग से ग्रेड्स आती है इसकी, जो
17:45 0:32 कैल्शियम नाइट्रेट। आपके आसपास कृषि सेवा केंद्र जो भी होगा वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बोलते हैं। फर्टिलाइजर में आपका और डिसीज पेस्ट में मिला के 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा होना चाहिए पूरे 60 दिन का, 30 हज़ार रुपये, क्योंकि बाकी का भी हमें खर्चा है वो भी हम जानने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो अभी मैंने बताया ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, ये ड्रिप से दिए जाते हैं और कितना देना है कौन से दिन पे वो मैंने आपको बता दिया। ये दिन के वाइज आपको बराबर आगे बढ़ते जाना है। तो 62 दिन तक आप ये शेड्यूल रख सकते हैं। टेंटेटिवली मैं बता रहा हूँ, इसी को एकदम फिक्स मत मान के चलिए, आपके अनुसार इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। आप ग्रोथ अगर अच्छी है तो कुछ इसमें से स्किप कर सकते हैं, ग्रोथ कम है तो कुछ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, जैसे कि मान लीजिए आयरन, बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, इसकी कमी है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आप एक बार ड्रिप से महीने में एक बार 500 ग्राम दे सकते हैं या ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। या कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की कमी है तो उसका अलग से ड्रिप से आप दे सकते हैं। अभी मैंने आपको एनपीके, कैल्शियम और यही बताया। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, इसको ज़्यादा लगता है प्राइमरी न्यूट्रिशन, तो उसी हिसाब से मैंने बताया। तो ये आप ऐसा मत कीजिए कि ये फिक्स शेड्यूल है। आपके वातावरण के अनुसार, आपके क्लाइमेट के अनुसार, आपकी मिट्टी के अनुसार, आपके पानी के अनुसार इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, आपको इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए, इसमें बदलाव करते जाइए आपके वैरायटी के अनुसार, आपके ज़मीन के और वातावरण के अनुसार। दोस्तों ये हो गया खाद देने का। पानी मैंने बताया आपको, जैसे जैसे फल बड़ा होता है पानी आपको बढ़ाते जाना है। मॉइस्चर लेवल, ओवर इरिगेशन, कीचड़ आप करेंगे तो विल्टिंग होगा, फ्यूजेरियम लगेगा उसके जड़ों के पास में यहाँ पे, और यहाँ से सड़ने लगता है, सूखने लगता है बेल। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमारा फार्म 40-45 दिन में पूरे बेल सूख जाते हैं और ऐसे फार्म खाली खाली हो जाता है। देखिए कई जगह पे यहाँ पे बेल सूखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी हिसाब से दीजिएगा, मॉइस्चर, नमी मेंटेन रख के दीजिएगा। पानी का भी फिक्स रूल नहीं होता है कि 2 घंटा 4 घंटा, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। जड़ों से लेके साइड्स तक पूरा एक जैसा मॉइस्चर रहना चाहिए। उसके लिए आपको एक बराबर पानी देना पड़ता है। सुबह शाम जब भी फार्म पे आप आते हैं तो आपको मॉइस्चर चेक करना होगा, इसीलिए प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन भी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे खेत में एक बराबर होगा। जब आप ड्रिप लगाते हैं तो उसमें प्रेशर गेज मीटर लगा के देखिएगा कि 1 kg का प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हमने देखा कि कौन सी वैरायटी लगानी है, 1 एकड़ में पौधे कैसे लगाने हैं, मल्चिंग पेपर कैसे लगाना है, हमें खाद कौन से देने हैं। अब हम जानते हैं डिसीज के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है लीफ माइनर और थ्रिप्स और मोज़ेक वायरस। तो इसके लिए करना क्या है कि देखिए, हफ्ते में एक बार इमामेक्टिन बेंजोएट का आपको स्प्रे लेना है। वो आपको 100 लीटर पानी में मैक्सिमम 30 ग्राम, कम से कम 30 ग्राम से लेकर आप 50 ग्राम तक प्रादुर्भाव के हिसाब से आप जा सकते हैं, कितना नुकसान कर रहा है, कितना डैमेज कर रहा है। लीफ माइनर यानी कि ये होता है, ये देखिए, ये पत्तियों के अंदर से घूम के मतलब पूरा हरित कण खाता है, ये देखिए, तो ये लीफ माइनर होता है। इसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कार्टाइप क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लोरंट्रानिलिप्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल आते हैं। लीफ माइनर के लिए आप ChatGPT पे डालते हैं तो वहाँ पे आपको सारी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद है दोस्तों थ्रिप्स। थ्रिप्स यानी कि क्या होता है, ये देखिए पत्तियाँ ऐसी हो जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो समझिए यहाँ पे थ्रिप्स का प्रकोप है। थ्रिप्स के लिए आप यहाँ पे इमिडाक्लोरोपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइफेन्थ्यूरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइफेन्थ्यूरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रिप्स और सफेद मक्खी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बरसात के टाइम पे आप कर रहे हैं तो आपको ब्लाइट बहुत फास्ट आता है। ब्लाइट यानी कि पत्ती जो है जल जाती है तुरंत और ख़राब हो जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे जल जाती है पूरी, जैसे ये देखिए यहाँ पे ऐसे पूरे पत्ती जल जाएगी और ख़राब हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। तो ब्लाइट अगर आप वाटरमेलन में सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, या स्क्रीन पे यहाँ पे इमेज में डाल दे रहा हूँ, ऐसे ब्लाइट आता है। तो ब्लाइट के लिए भी आप अलग अलग मोलेक्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मोलेक्यूल है, कार्बेंडिज्म है, मैनकोजेब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ज़्यादा जो परेशान करता है वो है एफिड, माहू है। माहू के लिए, माहू यानी कि क्या होता है कि पत्तियों के पीछे जो है यहाँ पे ज़्यादा लगता है। यहाँ पे नई नई पत्तियाँ जब फूलने निकलने लगती है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप माहू के लिए आसाफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइथेमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोगर नाम से आता है। तो अलग अलग जो पेस्ट है उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। टारगेटेड दवाइयाँ ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे माहू है और आप थ्रिप्स की दवा स्प्रे कर रहे हैं तो हो सकता है कंट्रोल आपको जल्दी नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, तो वहाँ पे आपका टाइम पास हो जाएगा और आपकी फसल देखते देखते ही ख़राब हो जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इशू है विल्टिंग का, और विल्टिंग का इशू ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये देखिए, इसको बोलते हैं विल्टिंग। इसके लिए आपको खेत को रेस्ट, पुराना खेत इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये विल्टिंग होगा, ऐसे सूखने लगेगा। आपको वाटरमेलन की खेती करते समय ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसमें आपने ज़मीन को जो है रेस्ट दी है, रेस्ट के साथ साथ आपको उस ज़मीन में धूप बहुत लगी है। अगर बार बार आप एक ही फसल एक खेत में ले रहे हैं, क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हैं, ज़मीन को रेस्ट नहीं दे रहे, तो ये विल्टिंग की समस्या ज़्यादा आएगी। विल्टिंग के लिए कोई भी फंजीसाइड ज़मीन के अंदर से मत डालिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइकोडर्मा आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई दवा इसमें नहीं है, एक ही दवा है जो ज़मीन को रेस्ट आप दे सकते हैं। प्रॉपर मॉइस्चर से पानी देना है, ये 2 ही चीज़ें हैं।
दोस्तों अभी मैं आपको वाटरमेलन के बारे में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने 3 कोर्स बनाए हैं दोस्तों। एक कोर्स है खेती को कैसे शुरू करें, उसके बारे में हमने एक बनाया। दूसरा है टोमेटो फार्मिंग बिजनेस कोर्स, टोमेटो के बारे में बहुत बड़ा कोर्स है, सारी जानकारी है वहाँ पे। और तीसरा है कैप्सिकम फार्मिंग बिजनेस कोर्स, कैप्सिकम के बारे में, शिमला मिर्च के बारे में सब कुछ वहाँ पे है। तो ये 3 कोर्स 3 साल में हमने बनाए हैं और हमारे वेबसाइट पे है indianfarmer.com। हमने कोर्सेस इसलिए बनाए क्योंकि मान लीजिए हम खेत पे ऐसे दिखा रहे, वाटरमेलन के बारे में बता रहे, लेकिन ये और डेप्थ में हमने कोर्सेस में बताया। कोर्स में हमें 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा इतना हमने टाइम लिया है। हमने खुद बेड बनाए हैं, मल्चिंग बिछा के दिखाया है, ड्रिप लगा के दिखाया है, उसमें सब कुछ है। ये हम हर एक वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, बहुत सारा टाइम जाएगा और एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए हमने कोर्स बनाया। और आप कोर्स लेते तो वो सीरियसली आप करेंगे भी, क्योंकि आप वहाँ पे पेड कर रहे हैं, पेड करने के बाद आप वो कोर्सेज सीरियसली देखेंगे, सीरियसली काम करेंगे। तो जो आप सीरियस फार्मर कोई भी यहाँ पे देख रहा है तो हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कीजिएगा। टोमेटो फार्मिंग बिजनेस कोर्स, टोमेटो के बारे में सब कुछ है वहाँ पे। कैप्सिकम फार्मिंग बिजनेस कोर्स, कैप्सिकम के बारे में। अगर आप खेती में नए हैं तो हाउ टू स्टार्ट अ फार्मिंग बिजनेस कोर्स, खेती कैसे शुरू करना है, उसमें सारी चेकलिस्ट है स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो कोर्सेस हमारे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो अभी हमने खाद भी देखा, उसके बाद जो है हमने पेस्ट के बारे में भी जाना। वाटरमेलन के पेस्ट आप ChatGPT पे डालते हैं तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या कंट्रोल करना है वो भी आ जाएगा। बस एक चीज़ मैं आपको जरूर बताता हूँ, आप जब भी पानी इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के लिए तो 7 pH का पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर पानी आपका गड़बड़ है, आप ढेर सारी दवाइयाँ ला के मिक्स करके स्प्रे भी कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जो दवा वाटरमेलन के लिए रिकमेंड है वही इस्तेमाल कीजिएगा। और इस्तेमाल करते समय उसके ऊपर लेबल क्लेम भी होता है, कितने दिन बाद उसका अंश फसल से निकल जाएगा ताकि फल खाने लायक रहेगा वो। तो वो चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। और जब भी स्प्रे करते हैं कम से कम 3 दिन बाद, 4 दिन बाद एक स्प्रे कीजिएगा, ताकि आपका महीने में जो है, मान लीजिए हफ्ते में 2 स्प्रे कर रहे हैं तो महीने में 8 स्प्रे हो जाएंगे और 2 महीने में 16 स्प्रे, मैक्सिमम 15 स्प्रे में आपकी फसल जो है मेरे हिसाब से चालू हो जानी चाहिए। क्योंकि स्प्रे में आपने मान लीजिए 15-20 हज़ार खर्चा किया, 15-20 हज़ार पेस्ट फर्टिलाइजर में, तो 30 हज़ार इसमें खर्चा हो जाएगा। मल्चिंग पेपर में लाने से लेके बिछाने तक 20 हज़ार, वो 50 हज़ार हो जाएगा। गोबर का खाद तो साल 2 साल काम में आएगा, 50 हज़ार ये खर्चा हो गया। लेबर कॉस्टिंग प्लांट का मिला के मान लीजिए और 50 हज़ार, 1 लाख में हमारी फसल चालू हो जानी चाहिए। तो अगर आपकी वाटरमेलन की फसल 1 लाख रुपए में चालू हो जाती है दोस्तों, मतलब ये 1 टाइम हार्वेस्ट होना चाहिए, ऐसे फल होने चाहिए, सारे ऐसे होने चाहिए। यहाँ पे नहीं अनइवन है, ऐसे 2 किलो के प्लस होने चाहिए, 2 से 3 किलो के। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टारगेट क्या कर रहे हैं, आइस बॉक्स वाटरमेलन कर रहे हैं या कटिंग के लिए कर रहे हैं, वो देखिएगा। तो अगर 60 दिन में 1 लाख रुपए आप खर्चा करते हैं और मान लीजिए आप 8,700 प्लांट लगाते हैं, तो केवल 8,000 हम पकड़ते हैं वहाँ पे। 700 प्लांट कुछ भी हो सकता है, मोर्टेलिटी या इधर उधर पकड़ के चलिए वहाँ पे। तो 8,000 प्लांट में आप प्रति प्लांट अगर 5 किलो लेते हैं, प्रति प्लांट में क्या बोल रहा हूँ 5 किलो, यानी कि 2 फल हम 2.5 किलो के पकड़ते हैं। यहाँ पे सिंपल हिसाब में आपको दिखाता हूँ, 8,000 प्लांट और प्रति प्लांट हम 5 किलो ही पकड़ के चलते हैं तो 40,000 किलो, 40 टन हो जाएगा। इसमें से हम अगर केवल 8,000 इंटू हम 3 किलो ही पकड़ते हैं, एक ही फल हमारा मान लीजिए सेट हो गया, तो 24 टन हो जाएगा। ठीक है, तो हम 40 भी नहीं पकड़ते, 24 भी नहीं पकड़ते, मान लीजिए हमने 30 टन तक भी निकाल, 25 ही पकड़ लेते, हम ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे। ओवर 25,000 किलो भी हम निकालते हैं हार्वेस्टिंग में, इंटू हमारा 15 रुपये से जाता है तो 3,75,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इससे भी कम पकड़ते हैं, 25,000 किलो इंटू 10 रुपये से भी हमारा जाता है तो 2.5 लाख रुपये हो जाएगा। माइनस इसमें से 1 लाख रुपये हमारा हम खर्चा पकड़ते हैं, तो 1.5 लाख रुपये हमें नेट बच सकता है दोस्तों। तो 1 लाख लगा के 1.5 लाख मिलेगा, यानी कि डबल भी नहीं, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि हमें अगर 1 लाख लगा के 1 लाख भी 60 दिन में मिला तो भी दोस्तों हमारा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये वीडियो काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारे फार्मर से भी मिलना पड़ेगा जो आपके आसपास में हैं। वो कैसे प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या वो 25 टन प्रति एकड़ निकाल रहे हैं, क्या कौन सी वैरायटी से निकाल रहे हैं, पानी कितना दे रहे हैं, कौन सा खाद दे रहे हैं, खाद के साथ साथ वो क्या ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल्विक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीविड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फसल स्ट्रेस में जाने के बाद उसको स्ट्रेस से कैसे निकाल रहे हैं, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, तब आप 25 टन अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के डायरेक्ट कूद जाते हैं। कूदना नहीं है, यहाँ पे हम लोग केवल एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपको सही वैरायटीज बता रहे हैं, जमीन कैसे होनी चाहिए बता रहे, पानी कैसे होना चाहिए वो बता रहे, लेकिन प्रैक्टिसेस वो आपको खुद करना है। तो खुद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अचानक से फसल खराब भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके पास चाहिए। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं वाटरमेलन में तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा आपके पास बजट चाहिए, 20-30 हज़ार तो बजट चाहिए। कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है, आपको मार्केटिंग का इशू हो सकता है, फसल खराब होते समय आपको खर्चा बढ़ सकता है, तो ये सब होना चाहिए। देखिए आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे अच्छी जानकारी मिलती भी है,
बहुत बार ऐसे भी होता है कि 1 एकड़ से कमाओ 10 लाख रुपए, 1 एकड़ से कमाओ 20 लाख रुपए। ये आंकड़े देख के हम कूद जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन वाटरमेलन की खेती में दोस्तों ज़्यादा पैसे की अपेक्षा मत कीजिए आप। 1 लाख लगा के 1 लाख निकालने की अपेक्षा कीजिए और उसको आप 10 एकड़ में कीजिए, फिर 10 लाख आपको मिलेगा। ऐसे स्केल करना होता है। ये नहीं कि 1 एकड़ में आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कोई भी बता रहा है तो वो झूठ बता रहा है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा वाटरमेलन की खेती में नहीं मिलता है। पिछले कई सालों का मैं रेट देख रहा हूँ, 10 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ये चलता है। कभी-कभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 20 रुपये, 25 रुपये हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वाटरमेलन मार्केट में रहता ही नहीं। इसीलिए आपको मार्केट का रिसर्च करना है, खेती के बारे में सीखना है। एक सीजन आप वॉच कीजिए, सीखिए, पूरी एक नोट बनाइए, लिस्ट बनाइए सारी चीज़ों की, क्या क्या सामान लाना है, सामान एडवांस में ला के रखिए। हो सकता हो कि आपके यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स मिलने में दिक्कत हो सकती है, तो पहले ही जमा करके रखिए। मैंने आपको सारे फर्टिलाइजर बता दिए। पेस्टिसाइड्स की भी लिस्ट निकाल के आप पहले ही ला सकते हैं। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं वो सारे पहले ही जमा करके आप बैकअप में प्लान कीजिए, कितना स्प्रे कर सकते हैं हम, अनुमानित क्या हो सकता है, ये सब प्लान करके कीजिएगा। डायरेक्ट कूदेंगे तो लॉस हो सकता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे मुझे मिलते हैं कि जिन्होंने कहा कि यार हमने वीडियो देखा और हमने डायरेक्ट किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा कि आपने बैक टेस्टिंग क्यों नहीं किया? आपने सब कुछ टेस्ट करके थोड़े से स्केल पे क्यों नहीं किया? पहले आधे एकड़ में कीजिए, फिर एकड़ में कीजिए, फिर 2 एकड़ में, फिर 5 एकड़ में, 10 एकड़ में। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर आगे बढ़ना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस के लिए ही हमने कोर्सेज भी बनाए हैं, इसीलिए मैंने आपको कोर्सेज के बारे में भी जानकारी बताई। आप हमारे वेबसाइट या ऐप पे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो, और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए क्या अलग अलग फसलों के बारे में? कमेंट सेक्शन में फसलें बताइएगा, मैं धीरे धीरे वो वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।